सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मानव भूगोल के विकास की विभिन्न अवस्थाएं देखी। 6 अवस्थाओं का हमने वर्णन किया और 6 अवस्थाओं के समयावधि के साथ साथ उनके उपागम पर भी हमने फोकस किया। आज हमारा वीडियो रहेगा उन 6 अवस्थाओं में 1970 के दशक में हमने देखा था कि कितनी विचारधाराएं पनपी थी। पहली विचारधारा कौन सी थी? कल्याणपरक या मानवतावादी। मानवतावादी को कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। हमने देखा था कि 1970 के दशक से पहले वाला जो दशक था उसमें लोगों का रुझान जो था मात्र मात्रात्मक क्रांति की तरफ था, कंप्यूटर युग की तरफ था, तो वो मानवतावादी विचारधाराओं से थोड़ा सा दूर चले गए थे। अब मानव का रुझान वापस मानव के कल्याण की तरफ आया और 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। थोड़ा सा उनका परिचय अपन देख लेते हैं। पहली विचारधारा है कल्याणपरक या फिर मानवतावादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा उसी दौर की है आमूलवादी, जिसको रेडिकल विचारधारा भी बोलते हैं। तीसरी जो है व्यवहारवादी विचारधारा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। अगर इस पर बोर्ड परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाता है तो इन शॉर्ट आप कौन कौन सी बातों पर फोकस करेंगे? तो सबसे पहले अपन कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वो इस दौर में बोलो क्या रहेगा? मानव कल्याण। यानी विश्व पटल का जो ध्यान है या ये कहें भूगोल की विभिन्न शाखाओं का जो ध्यान है वो अब किसकी तरफ मुड़ा? मानव कल्याण की तरफ। तो इस विचारधारा का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? मानव कल्याण। यानी जितनी भी योजनाएं बनेगी वो केवल किसको आधार मानकर, किसको ध्यान में रखकर बनाई जाएगी? मानव कल्याण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो किस पर किया गया? सामाजिक कल्याण। और उसके जितने भी पक्ष हैं उनको समझने पर सबसे ज्यादा या उनको विकसित करने पर सबसे ज्यादा क्या दिया गया? जोर। अब मानव के विकास या समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? आवासीय सुविधाएं बढ़ाना, या किस तरह से व्यक्ति की आवासीय सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति या स्थानीय लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इस आवास के साथ साथ बताइए स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी। और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की नई नई पद्धतियों का भी क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस विचारधारा का जो संबंध है वो मुख्यतः किससे रहेगा? लोगों के सामाजिक कल्याण और उसके विभिन्न पक्षों को समझना, उनको बढ़ावा देना, जैसे कि स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा। उसके बाद इसी दौर में एक नई विचारधारा का जन्म होता है, वो कौन सी? आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान में रखना कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का क्या किया गया? उपयोग। ये मार्क्स जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जैसे जैसे पूंजीवादी युग का क्या होगा? आरंभ, तो व्यक्ति या समाज में क्या हो जाएगी? विभिन्न वर्ग बनेंगे। एक निर्धन वर्ग बनेगा और दूसरा जो आपका अमीर वर्ग है वो बन जाएगा। तो हमसे यहाँ से छोटा ही सवाल पूछा जाएगा कौन सी विचारधारा का संबंध मार्क्स के सिद्धांत से है, या कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ? तो कौन सी विचारधारा? आमूलवादी। इस आमूलवादी विचारधारा में फोकस किस बात पे किया गया कि आप ये देखो कि समाज में क्या है? निर्धनता है, और निर्धनता के कारण समाज में वो लोग क्या हो जाते हैं? बंधन। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चंगुल में फंसे जाता है, और उस बंधन के कारण पूरे समाज में क्या उत्पन्न हो जाती है? वो लोग सामाजिक असमानताएं, यानी समाज कई वर्गों में बंट जाता है। और इन सामाजिक असमानता का कारण जो इस विचारधारा में दिया गया वो क्या था? पूंजीवादी। अपन पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 31 और 19(च) है उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया? हटा दिया। क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवाद बढ़ने से समाज में क्या उत्पन्न होगी? असमानता। तो इस विचारधारा का जो संबंध है वो समझना था। किसको समझना था? निर्धनता के कारण होने वाले बंधन और सामाजिक असमानता, जिसका कारण इस विचारधारा में किसको बताया गया? पूंजीवाद। तो हल्का सा थोड़ा हमें ध्यान रखना है, तो कौन सी विचारधारा का संबंध मार्क्स के सिद्धांत से?
आमूलवादी। निर्धनता के कारण होने वाली जो बंधन है और सामाजिक असमानता की व्याख्या कौन सी अभिधारणा ने की थी? आमूलवाद। थोड़ा सा फोकस अपन इस पे भी कर लेते हैं। तीसरी जो विचारधारा है वो कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा। सबसे ही पता चल रहा है इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष क्या शामिल है? बताओ। अनुभव। किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्येक अनुभव या समाज के अनुभव या किसी प्रदेश के जो अनुभव है उनको तो साथ में रखो, उसके साथ साथ मानव की प्रजाति को आधार बनाओ, मानव के धर्म को आधार बनाओ, इन सब को आधार बनाकर जो समाज के क्या बने हुए हैं? वर्ग, उनकी सबकी बौद्धिकता को देखो और उसके आधार पर सामाजिक विकास की नई नई क्या बनाओ? योजनाएं। तो कहने का मतलब व्यवहारवादी विचारधारा में व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, उसकी प्रजाति और धर्म, इस पर आधारित जो सामाजिक वर्ग बने हुए हैं उनकी बौद्धिकता पर, बोध पर सबसे ज्यादा क्या दिया गया? बल, कि उनकी बौद्धिकता के आधार पर ही सामाजिक कल्याण की नई नई क्या बनानी चाहिए? योजनाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों विचारधाराओं का सार गर्भित हमने यहाँ पर देख लिया। इन तीनों विचारधाराओं से निष्कर्ष क्या निकलेगा? बताओ कि आर्थिक लाभ जो है, आर्थिक लाभ जो है वो प्रधान नहीं है। यानी व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए धन की खोज में लगा हुआ है, उत्तरोत्तर अपना विकास कर रहा है। यानी यहाँ पर आर्थिक विकास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? मानव कल्याण। तो व्यक्ति विशेष को इस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मानव कल्याण ही क्या है? सर्वोपरि, ना कि आर्थिक लाभ। इसके बाद वाला जो पॉइंट है अपने सिलेबस का वो अपन अभी देखेंगे। हाँ तो बच्चों, विचारधाराओं के बाद अपन देखेंगे अगला जो हमारे सिलेबस का जो पाठ्य पुस्तक का जो एक बिंदु है, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। तो मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के कौन कौन से उप क्षेत्र हैं, साथ ही उन क्षेत्रों का या उप क्षेत्रों का सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से क्या संबंध है। एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ से कोई एक नंबर का सवाल बन सकता है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र जो है इसको जानने से पहले हमने 11वीं क्लास में देखा भूगोल एक विषय के रूप में, इसका डिटेल वर्णन वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि मानव भूगोल के विषय की जो प्रकृति है। पहला सवाल तो ये है कि मानव भूगोल के विषय की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल के विषय की प्रकृति कैसी है? अंतर विषय, यानी मानव भूगोल का संबंध बहुत सारी किताबों से है, बहुत सारे विषयों से है, या ये कहें बहुत सारे विषयों से तथ्यों का संग्रह किसके अंदर है? मानव भूगोल के अंदर है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के विषय की प्रकृति कैसी है? अंतरा विषयक। दूसरा बिंदु अगर देखें कि मानव भूगोल का विकास किया गया है सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के रूप में, यानी बहुत सारे विषय प्रचलित हैं, बहुत सारे विषयों में बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन होता है। उसी तरह से मानव भूगोल के अंदर ही, मानव भूगोल के अंदर भी सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे तथ्यों को शामिल किया गया है। कौन से तथ्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से उपक्षेत्र हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन अगर देखें कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में मानव भूगोल के टोटल कितने क्षेत्र दिए हुए हैं? 6। उसमें जो नाम आपने देखी, जो किताबें आपने पढ़ी, उसके आगे क्या जोड़ना है आपको? भूगोल। जैसे यहाँ पर सामाजिक बोलिए भूगोल है, उसके बाद में जनसंख्या का विवरण जिसमें मिलेगा जनसंख्या भूगोल है, नगरों का परिचय जिसमें मिलेगा नगरीय भूगोल है, राजनीतिक परिचय देने वाला राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और इसी तरह से आर्थिक भूगोल। तो ये कुल मिला के 6 क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र। तो हमसे यहाँ एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के कोई 3 क्षेत्रों का या 4 क्षेत्रों का क्या लिखिए नाम। तो ये सारे हमें याद हो जाएंगे, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। इन सब में भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 2 जो क्षेत्र हैं वो अति महत्वपूर्ण है, एक सामाजिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल। इन क्षेत्रों से कौन कौन से उपक्षेत्र संबंधित हैं इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर कि मानव भूगोल का एक क्षेत्र ले लेते हैं पर कौन सा? सामाजिक भूगोल, और उसके उपक्षेत्र देखेंगे और उन उपक्षेत्रों का सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय कौन कौन से हैं जो सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्षेत्र लिया कौन सा? सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल जो है उसके तथ्यों का संग्रह कहाँ से लिया गया है? सामाजिक विज्ञान और समाज शास्त्र में।
यह एक है कि समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान से तथ्यों का संग्रह करके क्या बनाया गया है, सामाजिक भूगोल। तो इस सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से, यानी कौन कौन से तथ्यों को इसके अंदर पढ़ते हैं अपन सामाजिक भूगोल में। तो इसमें इसके उपक्षेत्रों में पहला कौन कौन सा आ जाएगा, व्यवहारवादी भूगोल। ये नाम आपको याद रखने, सवाल यहाँ से बन सकता है। इस सामाजिक भूगोल के कोई दो क्या लिखिए, उपक्षेत्र है। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों में पहला कौन सा है, व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा कौन सा है, सामाजिक कल्याण भूगोल। तीसरा अवकाश का भूगोल। चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। अगला है लिंग भूगोल। अगला है ऐतिहासिक भूगोल और उससे अगला है चिकित्सा भूगोल। तो ये 7 उपक्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र के, सामाजिक भूगोल के। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के रूप में आप वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे कि व्यवहार का संबंध समाज ज्ञान के कौन से विषय से, मनोविज्ञान से। यानी व्यक्ति के व्यवहार को किसमें पढ़ते हैं अपन, मनोविज्ञान। उसी तरह से सामाजिक कल्याण का अपन वर्णन हम कहाँ देखने को मिलेगा, कल्याण अर्थशास्त्र में। अवकाश के भूगोल का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, समाज शास्त्र में। यही कहें अवकाश के भूगोल का संबंध किस विषय से, समाज शास्त्र से। ऐसे ही अगर अपन देखें सांस्कृतिक भूगोल का संबंध किससे, मानव विज्ञान से। लिंग भूगोल का संबंध अलग अलग शाखाओं से, समाज शास्त्र से भी है, मानव विज्ञान से भी है और महिला अध्ययन से भी है। जबकि ऐतिहासिक भूगोल का संबंध कौन से विषय से, समाज ज्ञान के इतिहास से। उसी तरह से चिकित्सा भूगोल में हम किसको देखते हैं, महामारियों को। यही कहें महामारी विज्ञान भूगोल की कौन से क्षेत्र से, उपक्षेत्र से संबंधित है, चिकित्सा भूगोल। तो सामाजिक भूगोल जो क्षेत्र है उसके उपक्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण। इन उपक्षेत्रों का सामाजिक विज्ञान के कौन से विषय से संबंध है, ये थोड़ा सा हमको देखना है। अगला जो अपन एक महत्वपूर्ण कारक ले लेते हैं, आर्थिक भूगोल। तो हमने यहाँ क्षेत्र क्या लिया है, उपक्षेत्र, क्षेत्र तो क्या लिया है, आर्थिक भूगोल। इस आर्थिक भूगोल के अपन को विभिन्न क्या देखने हैं, उपक्षेत्र। तो सबसे पहले जो हमारे चारों तरफ हमारी आजीविका के जो संसाधन है वो सब इसमें शामिल है। बोलो, संसाधन के आगे क्या जोड़ लिया, भूगोल। कृषि के आगे क्या जोड़ लिया, भूगोल। उसी तरह से उद्योगों के आगे भूगोल। विपणन यानी मार्केटिंग, उसके आगे क्या जोड़ लिया, भूगोल। पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय भूगोल, ये सब उपशाखाएं हैं किसकी, आर्थिक भूगोल की। सवाल बन सकता है इन उपक्षेत्रों का संबंध समाज ज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ बनाइए। तो संसाधन भूगोल का संबंध किससे है, संसाधन अर्थशास्त्र से। कृषि भूगोल का संबंध किससे है, कृषि विज्ञान से है। उद्योगों को हम किस में पढ़ते हैं, औद्योगिक अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। मार्केटिंग को हम किस में पढ़ते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य में पढ़ते हैं। पर्यटन को हम किस में पढ़ते हैं, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन वाली शाखा में पढ़ते हैं। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय भूगोल को हम सामाजिक विषय यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देखते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं। जनसंख्या, नगरीय और आवास भूगोल। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हमने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र देखे, उसमें सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र और उनका सामाजिक विज्ञान से संबंध देखा। कुछ और देख लेते हैं अपन क्षेत्र, जैसे नगरीय भूगोल है। तो नगरीय भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के रूप में कहाँ से है, बोलो, नगरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीतिक भूगोल, इसके जो उपक्षेत्र हैं राजनीतिक भूगोल के वो दो हैं, एक निर्वाचन भूगोल और एक सैन्य भूगोल। सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में यहाँ पर इसका संबंध किससे है, सैन्य विज्ञान से। आवासीय भूगोल, सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय जो है नगरीय, ग्रामीण, नियोजन और जनसंख्या भूगोल का संबंध है वो सामाजिक विज्ञान के विषय जननांकी से। तो यहाँ से एक नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से और उन क्षेत्रों के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, तथा सामाजिक विज्ञान के विषय से उनका संबंध कौन से विषय से, ये सारे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। यहाँ पर थोड़ा एक बिंदु और देख लेते हैं कि प्राचीन काल में जब भूगोल में या भूगोल का जब वर्णन होता था तो परिसंचरण की धमनियां समझ कर किन चीजों का अध्ययन करते थे, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। यानी प्राचीन काल में प्रकृति को मानव से जोड़कर देखा जाता था, जिसको हमने निश्चयवादी विचारधारा में
तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी देश, राज्य या गांव का वर्णन जो है वो क्या मानकर किया जाता था कि वो एक जीवित क्या है, इकाई है। उसी तरह से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्गों को क्या माना जाता था, परिसंचरण की धमनियां। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है धमनियों और सिराओं में बहता है, उसी तरह से रेल मार्ग और सड़क मार्ग और जल मार्गों को प्राचीन काल में क्या मानकर अध्ययन किया जाता था, परिसंचरण की धमनियां। और राज्य, गांव, देश, इन सब का वर्णन किया जाता था जीवित जीव मानकर। तो ये था अपना पहला अध्याय, मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, उससे संबंधित सारी बातें देखी। इसके जो अभ्यास के प्रश्न है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।